ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम की। कल के मकाम में हमने आपको बताया कि कैसे जनाब रहमान इलाही साहब ने अपने बिगड़ते हालात से दो हाथ कर अपना एक अलग मकाम बनाया, कैसे शुरू हुई उनकी खानदानी कंपनी यूनाइटेड और कैसे अपने ख्वाबों को उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शक्ल दी। आज के मकाम में हम उनकी जाती जिंदगी के कई छुए अनछुए पहलुओं से पर्दा उठा रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई होता है जो उसका हाथ थामकर हर सफर पर चलने को तैयार रहता है। उनकी जिंदगी में उनकी हमसफर हैं उनकी शरीके हयात। रहमान साहब की शादी भले ही अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो अपनी शरीके हयात को बचपन के दिनों से जानते थे और दिल ही दिल में उन्हें बेपनाह चाहते थे। अक्सर ये मिलती थी, मैं कॉलेज से आता था तो ये स्कूल से आ रही होती थी। बस सिर्फ देखते थे कि ये तो मैं कहता था लड़की तो अच्छी है, बस इतना जहन में था और कुछ नहीं था। ये जरूर था कि मैंने अपने मन में ही सेलेक्ट कर लिया था। रहमान साहब अपनी शरीके हयात को बेहद चाहते हैं और उनसे मुलाकात के वो लम्हे याद आते ही उनके चेहरे पर एक रौनक बिखर जाती है। और मन में था कि ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस मेरे मन में था, इनके मन में कुछ नहीं था। उनकी शरीके हयात को तो शादी के बाद ही पता चला कि जिससे उनकी शादी हुई है वो मुद्दतों से उनके मुरीद हैं। शादी के बाद पता चला है मुझे, तो मुझे पहले नहीं पता था। न मैं इनको जानती थी न मैंने देखा था कभी। पड़ोस में थे तो मैं बहुत छोटी थी, मैं तो इनसे भी छोटी थी अरीबा से। तो हम फूल चुनने जाते थे इनके घर में चमेली के, तो इनको याद है, मुझे याद नहीं। रहमान साहब की शरीके हयात का कहना है कि उनके शौहर ने कभी किसी बात के लिए उन पर पाबंदी नहीं लगाई, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। वो तो कहते थे कि तुम्हें कोई ये मेरे, बल्कि मेरा बहुत साथ देते थे। घर वालों से भी मेरे लिए एक तरह से दीवार बन के खड़े हो जाते थे। रहमान साहब और उनका पूरा खानदान इंसानियत की फिक्र करने वाला है। जब भी उन्हें मदद करने का मौका मिलता है वो कभी पीछे नहीं हटते। हम तो इस चक्कर में हैं, ज़रूर इस बातों को पसंद करते हैं कि दूसरों के लिए हेल्प कैसे करते हैं। ये मेरी मिसेज गई भी एक हॉस्पिटल में अपना आंखों का चेकअप कराने के लिए, तो बाहर निकली, वहाँ पे एक बेचारी लेडी बैठी थी। वो कहने लगी मेरा पैसे नहीं है ऑपरेशन के, 3000 रुपये लगेंगे, अगर आप दे दें। उन्होंने कहा अच्छा ठहरो मैं डॉक्टर से पूछ लूँ। ये अंदर गई, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा हाँ ये नीडी है और 3000 का खर्चा भी है। 3000 रुपये इन्होंने डॉक्टर को दिए। रहमान साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। रहमान साहब अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जैसी तहजीब अपने बच्चों में वो देखना चाहते थे, वैसी तहजीब उनके बच्चों में कूट कूट कर भरी है। खुशी मेरे दिल में यह है कि मैंने बच्चों को जिस तरह पाला पोसा बड़ा करा, आज मुझे वो सब नज़र आ रहा है बिल्कुल। अब ये मेरे बेटे हैं रिहान, इनका कोई ऐसा वो फालतू को जाना आना या क्लबों में जाना, होटलों में जाके वो याशी करना कुछ नहीं है। उनके बच्चे भी ये मानते हैं कि उनके वालिद की परवरिश का नतीजा है कि वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं। आज वो खुद को खुशनसीब मानते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे वालिदैन दिए। मुझे ये याद है कि मेरे माँ बाप ने मुझको एक अच्छी परवरिश करी, जिससे आज हम लोग यहाँ पहुँचे। और ऊपर वाले का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, इतना सब कुछ करा। ये मेरे फादर की, मेरी मदर की एक मुझे अच्छी परवरिश का नतीजा है। एक कहावत है कि जब 10 बर्तन होते हैं तो वो खनकते जरूर हैं, लेकिन रहमान साहब की फैमिली की बात करें तो ये कहावत कहीं नहीं ठहरती। उनके बेटे की माने तो एक मुश्तरका खानदान होने की वजह से बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट चला हुआ है, जो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। जॉइंट फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों एक सिक्योर रहते हैं और बातें सीखते हैं लोगों से, बड़ों से। तो मैं समझता हूँ ये मेरे बच्चों के लिए बहुत खुशनसीबी है। रहमान साहब ने हर रिश्ते को बाखूबी निभाया है। शायद यही वजह है कि उनके पोते पोती भी अपने दादाजी से बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत क्लोज हूँ दादा से और हम पूरे दिन बैठे रहेंगे, पता नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया, बैठ के बातें करते रहेंगे दोस्तों की तरह। अपने दादाजी के काफी करीब हैं ये बच्चे, तभी तो अपनी हर परेशानी वो अपनी माँ के अलावा अपने दादाजी से भी शेयर करते हैं। मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आप हेल्प कर दीजिए, या कुछ किया आज मेरे से हार गए, कुछ हो गया, तो फिर हमेशा या तो मुझे इनकरेज करेंगे या कंसोल करेंगे, पर कभी ये नहीं कहेंगे कि यार हार गई। वो कभी मुझे साथ दुख ही नहीं करेंगे।
रहमान साहब को वो दिन आज भी याद है जब उनकी अहलिया ने उम्रा के बाद अपने पोते पोतियों को कुछ पैसे देने चाहे तो उन्होंने चैरिटी के नाम पर उन्हें वापस लौटा दिए थे। अभी 3 महीने पहले हम लोग दोनों उम्रा करके आए, तो आकर के इन्होंने अपने पोतियों को पोतों को कुछ लिफाफे में रख के रुपए दिए। तो सबसे छोटे पोते ने ये कहा, मम्मी ये रहने दीजिए, पैसे मेरे पास बहुत हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटे रख लो, जब वो दे रही हैं तो आप रख लो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैंने रख लिए, मगर आप रख लीजिए, किसी को चैरिटी कर दीजिएगा। इन्हें फिल्में देखने का शौक नहीं है। वो मानते हैं कि परिवार के साथ गुजारा हर लम्हा उन्हें जितना सुकून और खुशी देता है वो किसी फिल्म को देखने से कहीं ज्यादा है। लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट होता है कि बच्चों के साथ घूमना, बैठना, इनके साथ बैठ के एंजॉय करना। और फैमिली में जो मुझे प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और उस प्यार को मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में इंसान कहीं नहीं पा सकता अपने घर से जाकर। वैसे तो उनके पसंदीदा एक्टर दिलीप कुमार हैं, लेकिन जब बात पसंदीदा हीरोइन की आती है तो वो अपनी शरीके हयात को ही अपनी हीरोइन करार देते हैं। हीरोइन तो मेरी अपनी बीवी है। इबादत के लिए वो अक्सर फैमिली के साथ हज और उम्रा जाते हैं। वैसे उनकी पसंदीदा जगहों में गुलमर्ग और कश्मीर की वादियां शुमार होती हैं। सबसे बेस्ट मुझे वो लगता है गुलमर्ग। वहाँ जाना बहुत अच्छा है, वहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के साइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक सादगी पसंद इंसान हैं। उन्हें घर का ही खाना पसंद आता है। दाल और उबली सब्जियां ही उनका पसंदीदा खाना है। मैं ज़्यादा लेविश खाना नहीं खाता, न मुझे पसंद है। वेजिटेरियन हो और एज सिंपल एज पॉसिबल। मैंने कहा कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। अपनी जाती जिंदगी से वो बेहद खुश हैं, लेकिन कौम के पिछड़ेपन को देखकर उन्हें बेहद अफसोस होता है। वो मानते हैं कि कौम की तरक्की के लिए तालीम ही कारगर इलाज है। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, अगर ये हो जाए तो कोई पीछे नहीं है। मैं तो एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि बच्चों को यहाँ सड़क पे बिठा के पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उर्दू जुबान की तरक्की को लेकर उनकी अलग सोच है। उनका मानना है कि उर्दू जुबान पिछड़ नहीं रही बल्कि पनप रही है। मैं समझता हूँ उर्दू बिछड़ नहीं रही, उर्दू बराबर पनप रही है, सिर्फ हमको नज़र नहीं आ रही है। रहमान साहब का एक अधूरा ख्वाब है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। उनका ख्वाब है एक मेडिकल कॉलेज खोलने का। पहले तो मैं खुदा से दुआ करूँगा कि मेरा ये जो ख्वाब है मेडिकल कॉलेज का, ये ऊपर वाला मेरा पूरा करा दे। और अगर मेरा बस चलेगा और मुझे ऊपर वाला देगा तो सारी पब्लिक के लिए फ्री कर दूँगा। रहमान साहब की जिंदगी को समझने और बयां करने के लिए शायद अल्फाज काफी नहीं है। जिंदगी ये खूबसूरत है, बहुत हो सके तो आंख भर के देख तू, ख्वाब की बेहतर उड़ानों के लिए नींद के कुछ पर कतर के देख तू। रहमान साहब की जिंदगी के कुछ हसीन पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार, और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म मुकद्दर के सिकंदर के एक अहम किरदार सिकंदर से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। पर ये फिल्म इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने एक मॉडर्न देवदास को दोबारा से दिखाने की कोशिश की है।